हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। बेटा मैं आप लोगों का केशव सर आज फिर आप लोगों के सामने आया हूं एक नए मुद्दे पे चर्चा करने। हम लोगों ने पहले गोल सेटिंग के बारे में बात करी थी, राइट। आई होप आप लोग उस चीज को फॉलो कर रहे होंगे और अब आप लोग बेटर गोल्स बना के अपनी पढ़ाई को आगे चला रहे होंगे, राइट। चलो भाई, तो बेटा आज जिस मुद्दे पे मैं डिस्कशन करने वाला हूं वो जन्म जन्मांतर से हर बच्चे का दुख का कारण बना हुआ है। जब हम अपने टाइम पे जेई नीट की तैयारी करते थे तब भी यही मसला रहता था, और आज जब बच्चा जेई नीट की तैयारी करता है उसको भी यही दिक्कत रहती है। क्या है ऐसी दिक्कत कि सर बाकी सारे सब्जेक्ट तो हमसे हो जाते हैं, बाकी सारे सब्जेक्ट्स के सवाल भी हमसे बन जाते हैं, पर ये हमारे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा है। इस कांटे को कैसे हटाना है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे पढ़ें। सर हमें तो इंटरेस्ट ही नहीं आता इसके अंदर, पढ़ते पढ़ते तो नींद आने लग जाती है, इतना सारा रटंत है। आप कहते हो पढ़ो 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 पढ़ो, बट पढ़े कैसे आखिर। और फिर पढ़ते नहीं है तो कुछ याद नहीं रहता, याद नहीं रहता तो नंबर नहीं आते। हमने सुबह पढ़ के देख लिया तो नींद आने लग जाती है, रात को पढ़ते हैं तो वैसे ही नींद आ रही होती है। तो हमें तो कोई ऐसा समय ही नहीं समझ आता कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे पढ़ें। तो बेटा सबसे पहले किसी चीज को पढ़ना या किसी काम को करने के लिए आप उस काम को जब करते हो जब आपको उस काम से होने में कुछ फायदा दिखता है, राइट। बेसिक सी गणित है, अगर तुम्हें कोई काम करने में फायदा लगेगा तभी तो तुम वो काम करोगे ना यार, राइट ना। तो भाई इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत फायदे हैं। तो हम लोग बात करते हैं अनेकता में एकता, इनऑर्गेनिक की विशेषता। सुनो मेरी बात को ध्यान से बेटा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम्हारा ऐसा सब्जेक्ट है, मैं बार बार बोलता रहता हूं कि आई नो इसमें इंटरेस्ट बनाना थोड़ा मुश्किल है, पर अगर तुम्हें इसमें इंटरेस्ट आ गया तो बेटा तुम्हारे कम से कम 4 से 5 सवाल तो एक्स्ट्रा सही होने ही है बाकी बच्चों के कंपैरिजन में। क्योंकि बेटा मैक्सिमम जनता का यह दुख होता है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमसे नहीं पढ़ी जाती। बच्चे जब अपना टेस्ट देने जाते हैं या पेपर देने जाते हैं ना, तो जो दिमाग में एक नंबरों का टारगेट लेके जाते हैं, तो मैक्सिमम एवरेज अगर मैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात करूं तो बच्चे दिमाग में ये सोच के जाते हैं कि यार इनऑर्गेनिक तो देख अपने से बनेगी नहीं, तो अपन को तो केमिस्ट्री में जो स्कोर करना है वो फिजिकल और ऑर्गेनिक के अंदर स्कोर कर लेना है। थोड़ा बहुत इनऑर्गेनिक दिख जाएगा तो कर लेंगे, नहीं होगा तो रहने देंगे, लोड नहीं लेना। पर बेटा अगर तुम थोड़ी सी अपनी कैलकुलेशंस को सही करो, थोड़ा सा दिमाग लगा के चलो, तो अगर तुमसे 4-5 सवाल एक्स्ट्रा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बन गए और बेटा एक सवाल सही होगा तो 4 नंबर दिला के जाएगा। 20 नंबर का फर्क अगर मैं मिनिमम मान के चलूं तुम्हारे और किसी और बच्चे के नंबरों में पड़ जाता है, तो बेटा 20 नंबर से रैंक का अंतर सोचो तुम कितना हो जाता है। 10,000, 15,000, 20,000, 30,000 तक का रैंक का अंतर आ जाता है कभी कभी, राइट। और इतने बड़े गैप में अगर रैंक के तुम बात करोगे तो बेटा आपका एनआईटी से आईआईटी और आईआईटीज में भी टॉप आईआईटी से नीचे वाली आईआईटी का अंतर आ जाएगा, समझ रहे हो। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत बढ़िया चीज है। एक और बात सुनो मेरी बेटा, होता क्या है, आप किसी चीज पे इन्वेस्टमेंट जब करोगे जब आपको उससे रिटर्न आने की उम्मीद होगी, राइट। आप इन्वेस्टमेंट अगर करते हो तो आप इन्वेस्ट इसीलिए करते हो ना अपना पैसा या कोई भी चीज, ताकि आपको वहां से कोई अच्छा रिटर्न मिले लॉन्गर रन में। अब एक बात सोचो, तुमने फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ी, तुमने मैथ्स पढ़ी, तुमने फिजिक्स पढ़ी, बेटा होगा क्या, एग्जाम में जो सवाल आएगा वो कभी भी ऐसा थोड़ी होगा कि तुम्हें सिर्फ मोल कॉन्सेप्ट में मास दे दिया और मोल निकालने के लिए कह दिया, राइट। कभी भी सवाल आता है तो 1, 2 या 3 चैप्टर का मिक्स होके आता है, मानते हो आप ये बात। अब बेटा आप सब कुछ पढ़ के चले भी गए तो भी इस बात की 100% गारंटी ले सकते हो क्या कि एग्जाम में जो सवाल आएगा फिजिकल केमिस्ट्री का, एग्जाम में जो सवाल आएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, एग्जाम में जो सवाल आएगा फिजिक्स का या मैथ्स का, वो तुम्हारा सही होगा। नहीं ले सकते ना बेटा, कोई नहीं ले सकता इस बात की गारंटी। क्योंकि बेटा कभी कभी 2-3 चैप्टर मिक्स होके फंडे आते हैं, और सपोज करो 3 चैप्टर मिक्स होके एक सवाल आ गया जिसमें से 2 फंडे आपको बढ़िया से आते थे, बट अगर तीसरे में भी अटक गए सवाल तो चला गया ना भाई, सवाल किसका सगा है, मान रहे हो ये बात। पर अगर तुमने इनऑर्गेनिक पे इन्वेस्टमेंट किया तो बेटा सीधी सी बात है, एनसीईआरटी की एक लाइन से सवाल आना है, ठीक है। और जो चीज लिखी जाती है एज इट इज पूछी जाती है, एनसीईआरटी में जो लाइन लिखी जाती है वही पूछ ली जाती है। इसमें कोई इफ एंड बट ही नहीं है कि तुम्हें कोई एक्स्ट्रा दिमाग लगवाएगा, सही बात है, कोई इफ एंड बट है ही नहीं कि तुम्हें एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा, राइट। अगर चीजें याद हैं तो बस टिक होंगी सीधा, और टिक होती जाएंगी, और बेटा वो सवाल भी उतने ही नंबर दिलवा के जाएगा जितना कोई फिजिकल या ऑर्गेनिक या मैथ्स या फिजिक्स का सवाल दिलवा के ले जाता। पर हां श्योरिटी यहां ज्यादा है सही होने की, मान रहे हो आप ये बात, सही बात है, ठीक है। अगर इतनी बात तुम्हें समझ में आई तो फिर क्या करें, कैसे करें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो बेटा अगर मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो मैं तुम्हें 3 चैप्टर के नाम बताता हूं।
पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, मैंने क्या बोला, केमिकल बॉन्डिंग, और एक मैं बोल रहा हूं 12वीं का टॉपिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बेटा, अगर ये तीन चैप्टर तुम बढ़िया तरीके से करके चले गए, अगर ये 3 चैप्टर तुम बढ़िया तरीके से करके चले गए, तो तुम मेरे से लिखित में ले लो, तुम्हारी 50 से 60% इनऑर्गेनिक तो कवर ही हो गई यार। 50 से 60% इनऑर्गेनिक तो तुम्हारा सिलेबस कवर ही हो गया। इनऑर्गेनिक के देखो, तुम्हारे जेई मेंस में आएंगे 25 सवाल, लगभग 10 सवाल होंगे इनऑर्गेनिक के। बेटा 10 में से 50-60% सिलेबस तो इसी में से आ जाएगा। अब तुम बोलते हो सर पी ब्लॉक बड़ा टफ चैप्टर है, पी ब्लॉक हमसे नहीं हो पाता है। बेटा पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक, तुम किसी भी ब्लॉक की बात कर लो, अगर मैं तुम्हें कंपाउंड्स के नाम ना दूं, पर जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो बॉन्डिंग होती है, जो संकरण निकलता है, हाइब्रिडाइजेशन, जो शेप्स देखते हो तुम, जो तुम और बातें करते हो, वो आधी बातें तो यहीं से ही कवर हो रही होती है यार। तो अगर केमिकल बॉन्डिंग बिल्कुल बढ़िया से पढ़ लिया, तो हम जनरली ये कहते हैं कि अगर केमिकल बॉन्डिंग अच्छे तरीके से आ गया, तो तुम ये समझ लो आगे आने वाले किसी भी चैप्टर में कौन सा स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, वो लॉजिक पे तुम्हें दिमाग ही लगाने की जरूरत नहीं है यार, है ना। अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स अच्छे से आ गया, क्योंकि एक नई वैरायटी ऑफ कंपाउंड होते हैं, तो 12वीं का एक बड़ा पोर्शन तो तुमने यहीं कवर कर लिया। और पीरियोडिक टेबल, जैसे कि जेड इफेक्टिव, जैसे कि स्क्रीनिंग इफेक्ट, जैसे कि आयनाइजेशन एनर्जी, आयनन ऊर्जा हो गई, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो गई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गई, वो बातें आप यहां कर लेते हो। तो इनऑर्गेनिक से जनरल सवाल जो आते हैं, 10 सवाल में से 5 सवाल तो तुम्हारे यहीं से ही कवर हो गए। तो ये 3 चैप्टर तुम्हारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जिगरी है, कलेजा है, इनको तो बिल्कुल बढ़िया से कर लो। अब इसके बाद बचा ही गया, मेटलर्जी बच गया, और क्या बचा, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, और सॉल्ट एनालिसिस। सॉल्ट एनालिसिस ठीक है, प्रैक्टिस के साथ आएगा, तुम पढ़ते जाओगे, बट ऑन एन एवरेज अगर मैं बच्चे की बात करूं, तो बच्चा क्या करता है बेटा, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक पढ़ना पड़ेगा, सही बात है, पर जब तुम्हें बॉन्डिंग अच्छे से आ जाएगा ना, तो उन चैप्टर्स को पढ़ने में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अब सर इसके अलावा और क्या दिक्कत आती है, इसके अलावा दिक्कत आती है सर रिएक्शन कैसे याद करें, रिएक्शन कैसे याद करें। तो बेटा सुनो मेरी बात, एनसीईआरटी पढ़ते हो ना, एनसीईआरटी जब पढ़ते हो ना, तो मैं हमेशा जब भी इनऑर्गेनिक का कोई भी लेक्चर लेता हूं ना, मैं हर लेक्चर के बाद कहता हूं आज जो भी पढ़ाया एनसीईआरटी जाके पढ़ लेना। तो बेटा एनसीईआरटी पढ़ने के लिए मैं ऐसे ही नहीं कहता हूं, वो कोई चंपक थोड़ी है जो तुम पढ़ लोगे और तुम्हारा मन बहल जाएगा। बेटा एनसीईआरटी पढ़ने की बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो कम शब्दों में बहुत ज्यादा बातें लिख देता है। तुम यहां पे अगर लेक्चर सुन के जाते हो तो डिटेल में बातें समझ के जाते हो, राइट, ठीक है। लेक्चर हम लोग अगर ढंग से समझ के जाते हैं, क्योंकि लोग कहते हैं इनऑर्गेनिक में बहुत रटना होता है, पर मैं हमेशा ये कहता हूं कि भाई इनऑर्गेनिक में जितनी चीजें तुम समझ के करोगे रटना पड़ेगा ही नहीं, तो चीजें समझ के गए। अब तुमने घर जाके जितना भी पार्ट सर ने एक लेक्चर में करवाया था, एक लेक्चर में पूरा चैप्टर तो नहीं हो जाता, तो जितना पार्ट यहां करवाया गया है उतना एनसीईआरटी खोलिए और पढ़िए। और अगर आप लास्ट पे रिवाइज कर रहे हैं, आप लेक्चर्स नहीं सुन रहे हैं, तो फिर एनसीईआरटी की हैबिट बना लो कि आज इतने से इतना कवर करूंगा, कल इतने से इतना कवर करूंगा, परसों इतने से इतना कवर करूंगा। बेटा अगर 2-2 पन्ने भी रोज पढ़ रहे हो ना, 2-2 पन्ने भी रोज पढ़ रहे हो, लाइन टू लाइन पढ़ो, और ऐसे नहीं कि किताब खोल के बस पढ़ रहे हैं। बेटा बोल बोल के पढ़ो, उसको बोल बोल के अपने आप को समझा समझा के पढ़ो, एक एक लाइन बोल बोल के अपने आप को समझा समझा के पढ़ोगे ना, तुम्हें रिएक्शंस का मतलब समझ में आएगा, तुम्हें रिएक्शंस का मतलब समझ आएगा, या रिएक्शन याद करने के तरीके समझ आएंगे, ठीक है। तो क्या करो, मैं कैसे करा करता था अपने टाइम पे, मैं एनसीईआरटी खोलता था, मैं लाइन टू लाइन पढ़ता था, अपने आप को समझाता था, अच्छा मतलब PCl5 को जब गर्म करा जाएगा, हीट किया जाएगा, तो वो PCl3 में टूटेगा और Cl2 में टूटेगा। तो मुझे पढ़ते पढ़ते लॉजिक समझ में आया कि यार PCl5 का स्ट्रक्चर तो ऐसा होता था, तो मतलब अगर PCl5 को मैंने गर्म किया तो मैंने क्या समझ लिया, मैंने कहा ठीक है इनको एक साथ कर दूंगा और इनको एक साथ कर दूंगा, बन गया PCl3 और Cl2, ठीक है। फिर हमने बात करी कि भाई हैलोजन को कोल्ड और डाइल्यूट NaOH के साथ अगर रिएक्ट करवाते हैं तो क्या होता है, हॉट और कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या होता है। तो बेटा जब मैंने उन दोनों रिएक्शंस को लिखा तो मुझे लॉजिक समझ में आया कि अच्छा एक में हाइपोहेलाइट बनता है, एक में हेलेट बनता है। तो जब चीजों को बोल बोल के पढ़ते हो ना, तो चीजें जल्दी रिकॉल होती है, ठीक है। तो एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन पढ़ना है, ठीक है, एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन पढ़ना है, और क्या करना है, बोल बोल के पढ़ना है,
ठीक है, पढ़ते पढ़ते अपने आप से सवाल पूछो। स्कूल के लिए तैयारी नहीं करते थे कि अपन चैप्टर की लाइन टू लाइन पढ़ते थे और सोचते थे क्या सवाल बनाया जा सकता है, तो दिमाग में सवाल पूछो अपने आप से, अच्छा यहां से मुझसे क्या पूछ सकता है वो। तो उस तरीके से तुम्हारी दिमाग की, तुम्हारी ब्रेन की बेटा एक्सरसाइज होगी, तुम्हारा ब्रेन सोचेगा क्या क्या चीजें कैसे कैसे हो सकती है। और जब दिमाग लग के मेहनत करता है ना, तो आप चीजें कभी भूलते नहीं हो। आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजिकल की, मैथ्स ऐसे ही तो पढ़ते हो, दिमाग लगाते हो ना हर सवाल में, कोई रटंत तरीका तो नहीं होता है। तो अगर दिमाग लगा के यहाँ पे लाइन टू लाइन पढ़ोगे, उसको बोल बोल के पढ़ो, जोर जोर से समझा समझा के पढ़ो अपने आप को, चीजें आसान लगने लग जाएंगी। और ये 3 चैप्टर्स पे विशेष तौर पे ध्यान दो। सही बात है, ये 3 चैप्टर तो बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। चलो, अगर इतनी बात हो गई तो अब मैं आपको बताता हूं एक गुरु मंत्र कैसे इनऑर्गेनिक पे कमांड बनाई जाए, कैसे इनऑर्गेनिक पे कॉन्फिडेंस लाया जाए कि हमसे एग्जाम का सवाल गलत हो ही ना। तो हमें अपना टारगेट क्या बनाना है, सुनना ध्यान से। आपका टारगेट क्या होने वाला है बेटा, सबसे पहले आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है यहां पे नोट्स प्लस वीडियो, वो आप बिल्कुल बढ़िया से सुनेंगे। उसके बाद आप एनसीईआरटी गो थ्रू करो, जितना पार्ट आपको पढ़ाया गया है। अगर आप ड्रॉपर है या अगर आप ये लेक्चर्स नहीं फॉलो कर रहे हैं बहुत इंटेंसिवली, आप कहीं और पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो जो भी पढ़ रहे हो पहले उन नोट्स को अच्छे से पढ़ो, क्योंकि वो आपने क्लास अटेंड करी हुई है, वो चीज आपके दिमाग में बहुत अच्छे से सेट होगी। उसके बाद एनसीईआरटी जरूर पढ़ो, एक्स्ट्रा चीजों के चक्करों में मत पढ़ो। आपके नोट्स इस तरीके से पढ़ाए जाते हैं, आपको चीजें क्लास में उतनी बताई जाती हैं जो रिक्वायर्ड है एग्जाम के लिए, उस पे टीचर पे विश्वास रखो, एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ो। एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़ोगे, एनसीईआरटी में बीच बीच में सवाल आते हैं, चैप्टर के एंड में सवाल आते हैं, वो सब करने हैं आपको। ठीक है, मैं ही नहीं कह रहा हूं उन सवालों को लिखो, पर सवालों को डिस्कस कर लो दिमाग में, अच्छा इसका आंसर ऐसे आएगा, इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है। इतना कर लिया, जब इतना कर लिया तो बेटा इसके बाद आपको क्या करनी है, आपको जो डीपीपी मिलती है वो करो। आपको एग्जाम्पलर नाम की एक किताब आती है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, वो जरूर प्रैक्टिस करो। और बेटा पीवाईक्यूज, अब सर इसको करने का तरीका क्या है, तो वो सुनो, वो है मेन बात, वो ही है मेन बात। क्या है मेन बात बेटा, सपोज करो आपने पी ब्लॉक पढ़ना शुरू किया, ठीक है, सपोज करो आपने पी ब्लॉक पढ़ना शुरू किया, आपने क्या किया, 12th वाले पी ब्लॉक की अगर मैं बात करूं, आपने नाइट्रोजन फैमिली उठाई, नाइट्रोजन फैमिली पढ़ दी। अगर नाइट्रोजन फैमिली पढ़ ली है पूरी, तो अब ऑक्सीजन पे मत कूदो, नाइट्रोजन फैमिली हो गई ना, अब नाइट्रोजन फैमिली की डीपीपी, नाइट्रोजन फैमिली से रिलेटेड एग्जाम्पलर के सवाल, नाइट्रोजन फैमिली से रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यूज आए हैं खत्म कर दो पहले। उससे क्या होगा, उससे 2 बातें होंगी। एक तो जब सवाल तुमसे बनेंगे तो तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है, एक बार जब आप कोई क्वेश्चन कर लेते हो ना तो आप उसे भूलते नहीं हो, तो आपके दिमाग में रहेगा कैसे सवाल करना होता है, और जो जो मैंने पढ़ा था वो मैं अप्लाई भी कर पा रहा हूं। ठीक है, दूसरी बात, जो सवाल नहीं बन रहे, जो सवाल गलत हो रहे हैं, पहले आके उनको एनसीईआरटी अपने नोट्स से रेफर करो। उससे होगा क्या बेटा, जब आप एक बार गलती कर देते हो ना, फिर तुम्हें वो गलती पता चलती है तो आप उसे भूलते नहीं हो। यही तो खास बात होती है, आपकी गलती जब आपको पता चल जाती है तो आप फिर उसे भूलोगे नहीं। तो फिर जो भी पार्ट, जो भी सवाल यहां पे नहीं बन पा रहे हैं, जो भी सवाल गलत हो गए हैं, उन्हें फटाफट एनसीईआरटी या नोट्स से आके रेफर कर ले। इस तरीके से प्रैक्टिस करो, ये नहीं पूरा चैप्टर खत्म कर दूंगा फिर एक साथ सबके सवाल करूंगा, बेटा तब तक तो तुम आधी बातें भूल चुके होगे। जो टॉपिक पढ़ लिया उसके सवाल, जो टॉपिक पढ़ लिया उसके सवाल, जो टॉपिक पढ़ लोगे उसी की प्रैक्टिस, उसी की एग्जाम्पलर, उसी की डीपीपी, उसी की पीवाईक्यू। इस सीक्वेंस से पढ़ के देखो, इनऑर्गेनिक से प्यार ना हो जाए तो मेरा नाम बदल देना। और प्यार कैसे होगा बेटा, जब सवाल बनेंगे, पीवाईक्यूज बन रहे हैं, तुमसे अच्छे सवाल बन रहे हैं एग्जाम्पलर के, तुमसे डीपीपी बन रही है, और क्या चाहिए, और क्या चाहिए, रिसर्च थोड़ी कर लेंगे यार, राइट। तो बेटा ये सीक्वेंस जरूर फॉलो करें, नोट्स अच्छे से पढ़ें, एनसीईआरटी पढ़ें, टॉपिक्स खत्म कर करके टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व करो। जब पूरा चैप्टर हो जाता है, टॉपिक वाइज सवाल हो गए, तो फिर पूरे चैप्टर के और सवाल भी खत्म करो। सवालों की भूख हमेशा होनी चाहिए, सवाल दुनिया में कम नहीं है, सवाल तो बहुत है, पर हां पहले टॉपिक वाइज जब सवाल खत्म कर लोगे ना, हर टॉपिक खत्म करके 10 से 15 सवाल, 20 सवाल लगा लोगे ना, तो फिर बेटा तुम्हें इतनी बढ़िया जोरदार तरीके से पकड़ आ जाएगी टॉपिक के ऊपर कि पूछो मत। तो फिर करना क्या है, एनसीईआरटी पढ़नी है, एनसीईआरटी के सारे सवाल लगाने हैं, डीपीपी अच्छे से सॉल्व करनी है, एग्जाम्पलर करनी है, और पीवाईक्यूज करने हैं, वो भी चैप्टर खत्म करने के बाद नहीं करने, टॉपिक वाइज खत्म करना है। टॉपिक पढ़ा सवाल करे, टॉपिक पढ़ा सवाल करे, क्लियर है साहब, कर लोगे। और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उनके साथ में पंगा नहीं लेने का। वो चैप्टर तो तुम्हारे ऐसे होने चाहिए कि बेटा तुमसे कोई नींदों में भी कोई फंडा पूछ ले तो तुम बता पाओ,
ठीक है, क्योंकि बेटा जेई एडवांस हो, जेई मेंस हो, तुम नीट दे दो, तुम कोई और एग्जाम दे दो, वीआईटी, एसआरएम, कॉमेक और जितने भी प्राइवेट एग्जाम्स होते हैं, बेटा ऐसा कोई केमिस्ट्री का पेपर आज तक दुनिया में बना ही नहीं है, ऐसा कोई केमिस्ट्री का पेपर दुनिया में बन ही नहीं सकता जहां पे इनऑर्गेनिक में केमिकल बॉन्डिंग या पीरियोडिक से सवाल ना पूछा गया हो। ऐसा सवाल संभव ही नहीं है, ऐसा कोई पेपर संभव ही नहीं है जहां इन टॉपिक से सवाल ना आया हो। ठीक है, तो इन पे तो पकड़ जोरदार तरीके से बना के रखनी है। सही है, तो बताइए इसके बाद इस एक्सरसाइज को फॉलो करो जो हमने बात करी है, और फिर देखो तुम्हारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे चमक के आती है। मैं बता रहा हूं बेटा, जितने सवाल आएंगे सारे बन जाएंगे, बाकी बच्चों से एक्स्ट्रा रैंक, अच्छी रैंक लाने का ये एक तरीका है। जो भी टॉपर होते हैं ना, टॉपर बेटा, उन्हें पता होता है कि हमें क्या चीज दूसरों से, भीड़ से अलग करेगी, और ये एक ऐसा टॉपिक है जो भीड़ से अलग करता है। और मैक्सिमम जनता इस बात को समझ नहीं पाती, इसलिए पीछे रह जाती है। बट अपने को पीछे नहीं रहना है, अपने को तो टॉप करके आना है। ठीक है साहब, चलो भाई, तो इसके साथ में ये छोटा सा सेशन था, हम रैप अप करते हैं। उम्मीद है आपको चीजें समझ आई होंगी। बात करते हैं अगले सेशन के अंदर नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।